वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग डायरेक्शन कोसाइन पे बात किए थे और वहीं पे हम लोगों ने वाइंड अप किया था और बोला था देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्या डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन समझ गए थे बिल्कुल, है ना। इट इज रिलेटेड विद एंगल्स, जो कि कोई भी वेक्टर बना रहा होता है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स के साथ, पॉजिटिव वाई के साथ और पॉजिटिव जेड के साथ। तो अगर अल्फा बीटा गामा एंगल्स हैं देन कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा डायरेक्शन कोसाइंस एंड दे आर डिनोटेड बाय कॉस अल्फा को L से लिखते हैं, कॉस बीटा को M से और कॉस गामा को N से। L इज इक्वल टू कॉस अल्फा, M इज इक्वल टू कॉस बीटा, N इज इक्वल टू कॉस गामा। ये तीन बातें हुई थी और इनका एक रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है। वेक्टर के केस में हमने बोला था कि डायरेक्शन कोसाइन का ट्रिपलेट जो सेट होता है डायरेक्शन कोसाइन का वो यूनिक होता है, क्योंकि वेक्टर पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बनाएगा वो अल्फा ही होगा ना। पाई माइनस अल्फा, अगर अल्फा है तो सिर्फ अल्फा ही बोलना है, पाई माइनस अल्फा नहीं लेना है। बट लाइन के केस में क्या हुआ था, अल्फा भी लेना है और पाई माइनस अल्फा भी लेना है। इसलिए लाइन के केस में डायरेक्शन कोसाइंस का जो ट्रिपलेट आएगा वो दो तरह का आएगा। अगर एक एल एम और एन है तो दूसरा माइनस एल माइनस एम और माइनस एन भी होगा। दो ट्रिपलेट आएंगे। बट इन केस ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, ओनली वन ट्रिपलेट विल बी देयर, एल कॉमा एम कॉमा एन, है ना। वेक्टर के केस में सिर्फ एक ट्रिपलेट होगा, लाइन के केस में दो ट्रिपलेट्स होंगे। तो ये बातचीत हम लोगों ने की थी और एक रिलेशन फाइंड आउट किया था, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1 का। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखो डायरेक्शन रेशियो, कि डायरेक्शन रेशियो क्या होता है ना। डायरेक्शन रेशियो अभी कोसाइन किए थे, अब ये लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो। ये भी रिलेटेड है डायरेक्शन कोसाइन से ही। डायरेक्शन कोसाइन इस तरीके का होना चाहिए कि उनके स्क्वायर का सम क्या हो, 1 हो। ऑब्वियसली डायरेक्शन कोसाइन तभी कहलाएगा ही, उनके स्क्वायर का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अदरवाइज वो ट्रिपलेट जो है डायरेक्शन कोसाइन हो ही नहीं सकता, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है एक्चुअली होता क्या है कि एनी थ्री क्वांटिटीज विच आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग each and every component of direction cosines by a particular real number। समझे? फिर से बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, इजिली समझ पाओगे। हमने ये बोला कि जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं एल एम और एन, हम एल को, एम को और एन को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं। तीनों को एक ही रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अलग अलग से नहीं कि एल को किसी से कर दिए, एम को किसी से कर दिए, एन को किसी से कर दिए, नहीं। जिससे भी मल्टीप्लाई करोगे तीनों में करोगे, ठीक है। तो जो तीन नए टर्म्स आएंगे ना, दे आर सेट टू बी डायरेक्शन रेशियोज। समझे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने जो एक एग्जाम्पल किया था उसमें ये डायरेक्शन कोसाइन था, 1/√3 1/√3 1/√3, ये तीन डायरेक्शन कोसाइन थे ना। इस तीनों में हम किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करें, एक्सक्लूडिंग जीरो, जीरो को छोड़कर, है ना, जीरो को छोड़कर किसी भी रियल नंबर से, पर वो तीनों में मल्टीप्लाई सेम रियल नंबर होगा, तो हमें जो इन तीन की जगह जो दूसरा 3 नंबर मिलेगा वो एक डायरेक्शन रेशियो होगा, वो एक डायरेक्शन रेशियो होगा। तो जैसे मान लो अगर हम इस सबको -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -1 से, तो क्या बनेगा, -1/√3 -1/√3 -1/√3। बोलो ठीक है। तो ये एक क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियो हो गया, ये एक डायरेक्शन रेशियो हो गया। ये डायरेक्शन कोसाइन था और इसी तीनों को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इन्हीं तीनों को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये यही रह जाएगा, ये भी यही रह जाएगा, ये भी यही रह जाएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइंस भी है और डायरेक्शन रेशियो भी है। ये जो तीन आइटम है ना, ये डायरेक्शन कोसाइंस भी है और डायरेक्शन रेशियो भी है, ठीक है ना। यहां पे हमने फिर क्या किया, अभी इससे एक नया डायरेक्शन रेशियो निकाला, उसको हमने -1 से मल्टीप्लाई करके निकाला, ये आया। सपोज हम इसको सबको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, सबको √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आता, तो आता 1 1 1। ये तीनों √3 से मल्टीप्लाई होता तो क्या बनता,
1 1 1 1 था। बोलो ठीक है। तो ये भी क्या है, एक डायरेक्शन रेशियो है, ये भी एक डायरेक्शन रेशियो है, ये भी एक डायरेक्शन रेशियो है। हम इस तीनों को मान लो -2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, -2√3 से। तो -2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो √3 तो कट जाता और सब में -2 -2 -2 आ जाता। बोलो ठीक है ना। तो इसी के करस्पॉन्डिंग एक तो हमने डायरेक्शन रेशियो ये खुद देख लिया, ये भी एक डायरेक्शन रेशियो है, इसमें सबको 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही रह जाएगा। तो ये डायरेक्शन कोसाइन भी हो गया, डायरेक्शन रेशियो भी हो गया, है ना। इसको हमने फर्दर अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करके ये पाया, ये भी एक डायरेक्शन रेशियो है, ये भी एक डायरेक्शन रेशियो है, ये भी एक डायरेक्शन रेशियो है। तो सेम डायरेक्शन कोसाइन के करस्पॉन्डिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायरेक्शन रेशियो मिल रहे हैं। सेम डायरेक्शन कोसाइन के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें डायरेक्शन रेशियोज मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक्चुअली हम और नए नए नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं, नया नया ट्रिपलेट मिलता जाएगा। इसका कोई काउंटिंग नहीं है। इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स ऐसे बना सकते हो, नए नए नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, नया नया ट्रिपलेट पाते जाओ। तो इसलिए लाइन का डायरेक्शन रेशियो की काउंटिंग इज इनफाइनाइट। लाइन के डायरेक्शन रेशियो की काउंटिंग क्या है, इनफाइनाइट है। डायरेक्शन रेशियो फिक्स नहीं है, मतलब यूनिक नहीं होगा, यूनिक ट्रिपलेट नहीं होगा। हम नए नए नंबर से मल्टीप्लाई करें, वी विल हैव न्यू ट्रिपलेट्स, ठीक है ना। तो डायरेक्शन कोसाइन ये था, ये गिवन डायरेक्शन कोसाइन था, बट फॉर पर्टिकुलर डायरेक्शन कोसाइन हमें डायरेक्शन रेशियो क्या मिला, इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियो मिल रहा है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। बोलो सही है। इसी तरह अगर हम मान लो इसको √3 लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें, √3 लैम्डा से, तो √3 लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, लैम्डा कॉमा लैम्डा कॉमा लैम्डा, ठीक है। तो ये भी एक डायरेक्शन रेशियो है। √3 लैम्डा √3 लैम्डा √3 लैम्डा से मल्टीप्लाई किए तो सब जगह लैम्डा 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 आ गया, ये भी क्या हो गया, एक डायरेक्शन रेशियो हो गया। तो ये सारे के सारे क्या डायरेक्शन रेशियोज है। हेंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोज का ट्रिपलेट पॉसिबल। इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स बनेंगे डायरेक्शन रेशियो के, यूनिक ट्रिपलेट नहीं बनेगा इन केस ऑफ डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन तो ऑब्वियसली अल्फा बीटा गामा पे डिपेंड करता है। तो अल्फा बीटा और गामा ये क्या है, एंगल पता होंगे, जब कोई लाइन पता होगी या वेक्टर पता होगा तो अल्फा बीटा गामा क्या होंगे, पता होंगे। तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा भी क्या होगा, पता होगा, मतलब यूनिक ही होगा ना। कॉस अल्फा भी इकलौती वैल्यू होगी, कॉस बीटा भी इकलौती वैल्यू होगी, कॉस गामा भी इकलौती वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये तीनों का जो ट्रिपलेट होगा वो भी क्या होगा, इकलौता होगा। तो डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर के केस में कितना होगा, यूनिक होगा। बट लाइन के केस में डायरेक्शन कोसाइन कितने तरह के होंगे, 2 तरह के होंगे। तो लाइन के केस में डायरेक्शन कोसाइन तो 2 ही मिलेंगे, 2 तरह के मिलेंगे, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा माइनस कॉस गामा। लाइन के केस में 2 डायरेक्शन कोसाइन का सेट आएगा। बट डायरेक्शन रेशियो का सेट कितना आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स। नए नए नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, नए नए ट्रिपलेट्स पाते जाओ। सो डायरेक्शन रेशियोस की काउंटिंग हम जिंदगी भर लिखते जाएं, हमें नया नया ट्रिपलेट मिलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो के केस में बट डायरेक्शन कोसाइन जो लाइन का होगा वो सिर्फ 2 तरह का होगा, LMN या -L-M-N-, ठीक है। तो उस बात समझ में आई कि हाउ टू ऑब्टेन डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन कोसाइन अगर पता है तो तीनों नंबर्स को, डायरेक्शन कोसाइन के जो 3 पार्ट्स होंगे L, M और N, तीनों को एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो एक डायरेक्शन रेशियो तैयार होगा। बस वो जो पर्टिकुलर नंबर होगा वो कभी 0 नहीं लेना है, 0 से कभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, 0 के अलावा सारे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वो नंबर जो मल्टीप्लाई करने वाला होगा हम बदलते जाए, हमें नया नया मल्टीप्लिकेशन का ट्रिपलेट मिलता जाएगा। सो वी विल हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन रेशियोस, ठीक है। अब देखो डायरेक्शन रेशियोस को डिनोट किससे करते हैं, a स्मॉल b स्मॉल c, इस 3 अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, स्मॉल a से, स्मॉल b से और स्मॉल c से। L के करस्पॉन्डिंग जो मल्टीप्लाई होके मिलता है दैट इज a, M के करस्पॉन्डिंग b और N के करस्पॉन्डिंग c, ठीक है ना। जो अल्फा से रिलेटेड डायरेक्शन रेशियो का पार्ट होगा दैट इज a, जो बीटा से रिलेटेड डायरेक्शन रेशियो का पार्ट होगा दैट इज b, और जो गामा से रिलेटेड डायरेक्शन रेशियो का पार्ट होगा दैट विल बी c। डायरेक्शन कोसाइन के लिए L, M और N यूज करते हैं और डायरेक्शन रेशियो के लिए
A, B और C यूज करते हैं. So alphabets A, B, C are used to denote direction ratio and alphabets L, M and N are used to denote डायरेक्शन कोसाइंस. ठीक है, ABC में कोई वैसा कोई रिलेशन नहीं होता है क्योंकि ABC तो बदलता रहेगा ना. हम नए नए नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं LM और N को, नया नया ABC मिलता जाएगा. तो ABC में वैसा स्क्वायर का सम बराबर 1 जैसा कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है. L, M और N में करता है कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है. ठीक है ना. अच्छा, एक चीज और बताओ कि जैसे कोई वेक्टर है, वेक्टर की लंबाई मान लो r है, वेक्टर की लेंथ r है, देयर इज एनी वेक्टर r, उसकी मॉड वैल्यू सपोज यही है, मॉड r है. ऑब्वियसली उसकी लेंथ कितनी होगी, मॉड r होगी. वो वेक्टर r जो है x एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, y एक्सिस के साथ क्या बना रहे हैं, बीटा बना रहे हैं, और z एक्सिस के साथ कितना बना रहे हैं, गामा बना रहे हैं. ठीक है, तो उसका डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, उसका डायरेक्शन कोसाइन उस वेक्टर का क्या होगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होगा ना. कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होगा ना डायरेक्शन कोसाइन. कोई वेक्टर आ रहा है जिसकी लंबाई मॉड r होगी और वो वेक्टर x, पॉजिटिव y और पॉजिटिव z के साथ अल्फा बीटा गामा बना रहे हैं, तो उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा होंगे. ठीक है, उस वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा अलोंग x एक्सिस वो कितना होगा, बचपन से पढ़ रहे हो फिजिक्स में, हम लोग जानते हैं प्रोजेक्शन तो लिखना नहीं, कि उसका कंपोनेंट जो आएगा x एक्सिस के अलोंग वेक्टर का कितना होगा, मॉड r कॉस अल्फा होगा. अगर कोई हमसे उस वेक्टर को लिखने बोलेगा तो हम क्या करेंगे, i के अलोंग कंपोनेंट लिखेंगे मॉड r कॉस अल्फा, j के अलोंग कंपोनेंट लिखेंगे मॉड r कॉस बीटा और k के अलोंग कंपोनेंट लिखेंगे मॉड r कॉस गामा. लिखोगे ना, तो उसके जो कंपोनेंट्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, मॉड r कॉस अल्फा, मॉड r कॉस बीटा और कितना, मॉड r कॉस गामा. यही 3 कंपोनेंट होंगे या नहीं होंगे. कोई वेक्टर r है जो कि अल्फा बीटा गामा पे इंक्लाइंड है, पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस पे. वेक्टर की लेंथ मॉड r होगी, तो जो वेक्टर के कंपोनेंट्स आएंगे x और y और z के अलोंग वो कितने आएंगे, यही आएंगे ना, x y z के अलोंग कंपोनेंट ये आएंगे, मॉड r cos अल्फा, मॉड r cos बीटा, मॉड r cos गामा. इस वाले 3 टर्म से इस वाले 3 टर्म में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है. हमने क्या किया, cos अल्फा को मॉड r से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, cos बीटा को मॉड r से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया, cos गामा को मॉड r से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया. तो हमने क्या किया कि डायरेक्शन कोसाइन के तीनों टर्म्स को हमने एक पर्टिकुलर रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. वो रियल नंबर क्या था, वेक्टर r की लंबाई थी. मॉड r से मल्टीप्लाई किया हमने तीनों को, cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, तीनों डायरेक्शन कोसाइंस के जो पार्ट है उनको हमने क्या किया, एक रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये क्या बन गया बताओ, ये क्या बना, इसको क्या कहोगे, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज. इट इज ऑल्सो, ये जो ट्रिपलेट अब बना ना, ये और ये वाला जो ट्रिपलेट बना है, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज. क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन, हमने बोला डायरेक्शन कोसाइन खुद भी एक डायरेक्शन रेशियो है, जहां पे डायरेक्शन कोसाइन के हर एक टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो यही था पहले, यही रह जाएगा. तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज. इनफाइनाइट डायरेक्शन रेशियोज का ट्रिपलेट बनेगा, उसमें से एक ट्रिपलेट ये खुद है और ये भी है. ठीक है ना, मॉड r से मल्टीप्लाई किया गया है, देखो cos अल्फा को, cos बीटा को, cos गामा को, तो एक पर्टिकुलर रियल नंबर से तीनों मल्टीप्लाई हुए. सो दिस ट्रिपलेट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज. इससे क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं i के अलोंग, j के अलोंग और k के अलोंग, दे आर ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज. दे आर ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज. ये कुछ और नहीं बल्कि i के अलोंग क्या है, कंपोनेंट है. ये कुछ और नहीं बल्कि j के अलोंग कंपोनेंट है ना. i और j बोले तो हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहे, ये जो भी आना होगा आ जाएगा, पॉजिटिव आना होगा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आना होगा नेगेटिव आएगा, डिपेंडिंग ऑन अल्फा. ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन बीटा.
ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी आ सकता है डिपेंडिंग ऑन गामा। तो कंपोनेंट का साइन क्या होगा उसके लिए हम नहीं सोच रहे हैं, है ना, वो जो भी साइन आना होगा आएगा, बट बनेगा तो कंपोनेंट ना। ठीक है, ये x के अलोंग कंपोनेंट हो गया, ये y के अलोंग कंपोनेंट हो गया, ये z एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये तीनों कंपोनेंट क्या कहला रहे हैं, डायरेक्शन रेशियोज कहला रहे हैं। इसका मतलब किसी भी वेक्टर के जो हमें कंपोनेंट्स मिलेंगे दे आर एक्चुअली द वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। बोलो सही है, दे आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। डायरेक्शन रेशियो में हमने सिर्फ इतनी बात की कि डायरेक्शन कोसाइन को नए नए रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, 1 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्शन कोसाइन का ट्रिपलेट नहीं बदलेगा, इसीलिए डायरेक्शन कोसाइन इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाए, बस एक्सेप्ट 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बाकी किसी भी दूसरे रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाए तो जो जो नया नया ट्रिपलेट मिलेगा दे ऑल आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। वो इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स में से अलग अलग ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। ठीक है ना। और हमने फिर ये बोला कि जो हम वेक्टर के कंपोनेंट्स हमें मिलते हैं, वेक्टर के जो भी कंपोनेंट्स होते हैं जो x के अलोंग, y के अलोंग और z के अलोंग, वो कुछ और नहीं बल्कि दे आर द डायरेक्शन रेशियोज, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। बहुत सारे डायरेक्शन रेशियोज होंगे क्योंकि इसी को फर्दर हम और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। एक हम यहाँ पे मॉड r से ना मल्टीप्लाई करते, 2 टाइम्स मॉड r से मल्टीप्लाई कर देते, सही है ना, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो नए नए डायरेक्शन रेशियोज मिलेंगे। बट ये भी तो एक वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो है ना, क्योंकि इन सबको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, मॉड r से मल्टीप्लाई किया। बट मॉड r से मल्टीप्लाई करने पे ये खास बन गया, ये क्या बन गया, कंपोनेंट बन गया। ठीक है, सो दिस ट्रिपलेट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। बोलो समझ में आई बात। बढ़े आगे देखो, फिर आगे हम लोग देखते हैं कि अब अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिया हो देन हाउ टू ऑब्टेन डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन रेशियो को डिनोट करते हैं, ये भी हमने बता दिया, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से। ठीक है, l के अलोंग जो मिलता है, l के इक्विवेलेंट जो मिलता है वो a मिलता है, m के अलोंग m के इक्विवेलेंट जो होता है वो b होता है, और n के इक्विवेलेंट जो होता है वो c होता है। ठीक है ना। तो अगला हेडिंग डाल दो कि ऑब्टेनिंग डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियो। ऑब्टेनिंग डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियो। बच्चों ये देखिए, आप हेडिंग लिख लिया, ऑब्टेनिंग डायरेक्शन कोसाइंस फ्रॉम डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो अगर हमें पता हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे। डायरेक्शन कोसाइन का ट्रिपलेट कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, वेक्टर है तो 1 होगा और लाइन है तो 2 होगा। इसलिए डायरेक्शन रेशियो देकर डायरेक्शन कोसाइन तो पूछ सकता है, पर डायरेक्शन कोसाइन देकर बोलेगा डायरेक्शन रेशियो बताओ, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट ट्रिपलेट बनेगा, वो तो इनफाइनाइट ट्रिपलेट बनेगा। डायरेक्शन कोसाइन देकर डायरेक्शन रेशियो बोले जाए कि कैलकुलेट ऑल द डायरेक्शन रेशियोज, इट इज नॉट पॉसिबल। इनफाइनाइट हम ट्रिपलेट कहां से बनाते रहेंगे, जिंदगी पूरी हो जाएगी ना, बना नहीं पाएंगे। ठीक है, बट डायरेक्शन रेशियो देकर डायरेक्शन कोसाइन बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइंस की जो काउंटिंग होगी वो कितनी होगी, मैक्सिमम 2 होगी। वेक्टर है तो 1 डायरेक्शन कोसाइन का ट्रिपलेट बनेगा, और अगर लाइन है तो 2 डायरेक्शन कोसाइन का ट्रिपलेट बनेगा। ठीक है ना। तो मान लो डायरेक्शन जो रेशियो है दैट इज ये दिया है ए, बी और सी। हमें डायरेक्शन रेशियो पता है कि ये ए है, बी है और सी है। हम लोगों ने क्या बोला कि जब एल, हमें डायरेक्शन कोसाइन पता होता है एल, एम और एन, तो डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लैम्डा एल, मान लो लैम्डा से मल्टीप्लाई किए तो लैम्डा एल, या सपोज किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, के से कर देते हैं, के एल, के एम और के एन। तो जब के 1 होगा तो ये ट्रिपलेट यही वाला बन जाएगा, है ना। इसलिए यही ट्रिपलेट को हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं। ठीक है ना। पर ये डायरेक्शन कोसाइन तो है ही, क्योंकि डायरेक्शन कोसाइन में साथ में एक खास बात और होती है, स्क्वायर का सम मस्ट बी इक्वल टू 1। तो ये तो डायरेक्शन कोसाइन तो है ही, बट इट इज ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। मान लो हमने इसको k से मल्टीप्लाई किया सबको, तो KL, KM, KN ये बनेगा। नाउ दीस 3 विल बी कॉल्ड एज डायरेक्शन क्या, रेशियोज। इन तीनों को क्या बोलोगे, डायरेक्शन रेशियो बोलोगे ना। ये बताओ, ये तीनों जिस रेशियो में है, तीनों क्वांटिटी, उसी रेशियो में ये तीनों क्वांटिटी है या नहीं है। इन तीनों का रेशियो क्या होगा, L/M/N होगा। इन तीनों का रेशियो क्या मिलेगा, L/M/N,
इस तीनों का रेशियो क्या मिलेगा, L/M/N, सेम रेशियो मिलेगा। मतलब जो डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो होता है सेम इज द रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। कोई भी ट्रिपलेट उठा लें हम डायरेक्शन रेशियो का, कोई भी ट्रिपलेट, के की जगह तो कुछ भी रख सकते हैं ना, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं जीरो के अलावा, तो ये तीनों का जो रेशियो आएगा वो तो वही रहेगा ना, कितना, L/M/N रहेगा, ठीक है ना, L/M/N, वही तीनों यहां पर भी रेशियो कितना आएगा, L/M/N, बोलो ठीक है ना। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो और डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो दोनों क्या होता है, सेम होता है। अब देख, ABC हमको दिया हुआ है, क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया है, हमें डायरेक्शन कोसाइन पूछा है, तो ये तो पक्का है ना इस बात से कि जिस रेशियो में डायरेक्शन कोसाइंस होंगे या जिस रेशियो में डायरेक्शन रेशियोज होंगे उसी रेशियो में डायरेक्शन कोसाइन भी होगा। यहां पे रेशियो कितना है, A/B/C है, डायरेक्शन रेशियोज का रेशियो कितना है, A/B/C, ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइंस का रेशियो भी क्या होगा, A/B/C होगा। बट एग्जैक्टली वो डेटा होगा क्या, रेशियो A/B/C आएगा, बट इंडिविजुअली वो तीनों होंगे क्या नहीं पता। तो रेशियो A/B/C बनाने के लिए हम क्या कर दे, तीनों को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लैम्डा A, ठीक है, लैम्डा A, लैम्डा B और कितना, लैम्डा C। बोलो सही है। अब बताओ, ये तीनों जिस रेशियो में है, ये तीनों भी उसी रेशियो में है, अलग रेशियो है, इन तीनों का रेशियो कितना है, लैम्डा A लैम्डा B लैम्डा C, लैम्डा खत्म, A/B/C, और ये भी रेशियो क्या है, A/B/C। ये हमने किसके लिए लिया है, डायरेक्शन कोसाइंस के लिए लिया है। तो ये किसका काम कर रहा है, L का, ये किसका काम कर रहा है, M का, ये किसका काम कर रहा है, N का, L, M और N। पर L/M/N की एक खास बात होती है, क्या होती है, L² + M² + N² इज इक्वल टू कितना, 1 यूज कर। तो L² कितना हो गया, λ² A², M² कितना हो गया, λ² B², N² कितना हो गया, λ² C² इज इक्वल टू कितना, 1। बोलो सही है। दिस इंप्लाइज यहां से λ² कॉमन, A² + B² + C² इज इक्वल टू कितना, 1। तो ये A² + B² + C² इसको डिवाइड कर देगा, λ² कितना हो गया, 1/A² + B² + कितना, C²। बोलो सही है। अब देखो यहां से λ² की वैल्यू आ गई, लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा निकालने के लिए क्या कर देंगे, स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों आएगा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, +-1/√A² + B² + C², ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। तो लैम्डा की दो वैल्यू आएंगी, हमने क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, यानी L, M और N। तो लैम्डा A होगा, लैम्डा B होगा और लैम्डा C होगा। लैम्डा की कितनी वैल्यूज है, दो, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है, ठीक है। तो दो ट्रिपलेट बनेंगे, एक बार प्लस वाला रखते हैं लैम्डा की जगह तीनों में, तो कितना आएगा, 1/, रखोगे ना प्लस साइन के साथ, 1/, तो 1 इतना इंटू A, तो क्या बनेगा, A/√A² + B² + C² होगा। फिर लैम्डा B प्लस वाले के साथ B रखोगे तो कितना, B/√A² + B² + C², बोलो सही है। और एक तीसरा क्या, लैम्डा C, तो ये लैम्डा प्लस वाला नहीं है, C के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो C/√A² + B² + C²। बोलो ये एक ट्रिपलेट हुआ किसका, डायरेक्शन कोसाइन का, एक ट्रिपलेट ये हुआ, जो कि अभी हमने लैम्डा की प्लस वैल्यू से निकाला। अब लैम्डा की दूसरी वैल्यू क्या लोगे, माइनस लोगे, तो माइनस साइन लेंगे तो इन सब में क्या आ जाएगा, एक माइनस आ जाएगा। तो एक तो ये ट्रिपलेट बनेगा और दूसरा बनेगा -A/√A² + B² + C² माइनस B/√A, रूट के अंदर नहीं लिख रहे हैं, रूट के नीचे क्या होगा, A² + B² + C² होगा, और तीसरा होगा -C/√A, A² + B² + C²। समझ गए बात। तो ये नोट करो, ये एक ट्रिपलेट बनेगा, दिस इज L, दिस इज M, दिस इज N, वन पॉसिबल ट्रिपलेट, and this is L, this is M, this is N, this is another possible triplet. So total 2 triplets will be there for direction cosines. अब अगर ये बात लाइन की होगी तो ये भी आंसर होगा और ये भी आंसर होगा। इन केस ऑफ लाइन ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर क्वेश्चन बोलता है कि अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियो ABC, क्वेश्चन अगर कहता है कि लाइन की डायरेक्शन रेशियो ये है, A, B और C है, लाइन का डायरेक्शन कोसाइन बताओ,
तो ये ट्रिपलेट भी बोलना है और ये ट्रिपलेट भी बोलना है, ठीक है। बट अगर क्वेश्चन ये कहता है कि अ वेक्टर हैज डायरेक्शन रेशियो, अ वेक्टर हैज अ डायरेक्शन रेशियो एबीसी, ठीक है ना। डायरेक्शन रेशियो जब भी दे रहा है मतलब कि इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स में से एक दे रहा है ना। डायरेक्शन रेशियो जब भी बता रहा है मतलब इनफाइनाइट में से एक बता रहा है। तो जब भी बोल रहा है कि डायरेक्शन रेशियो दिया है, चाहे वो वेक्टर का दिया है चाहे लाइन का दिया है, वो आउट ऑफ इनफाइनाइट एक बता रहा है। तो एबीसी हमको मान लो बता दिया कि इट इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, तब तो ये भी आंसर होगा कोसाइन के लिए और ये भी आंसर होगा कोसाइंस के लिए, ठीक है। दोनों आंसर आएंगे डायरेक्शन कोसाइंस के। बट अगर बोलते हैं कि एबीसी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर, तो फिर या तो ये होगा या ये होगा। इन दो में से एट अ टाइम एक ही पॉसिबल होगा, आइदर वेक्टर ये वाला डायरेक्शन कोसाइन रखेगा या ये वाला डायरेक्शन कोसाइंस रखेगा। इन दोनों में से कौन सा लेना है उसके लिए क्वेश्चन में कंडीशन अलग से दी होगी, वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो तुम समझ जाओगे, ठीक है ना। आउट ऑफ दिस टू वन विल बी द आंसर, आइदर दिस और दिस। बट लाइन के केस में ये भी आंसर होगा ये भी आंसर होगा। बोलो ठीक है ना, समझ में आई बात? तो नोट कर लो, फिर हम लोग अब आगे बढ़ के क्वेश्चन करते हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं डायरेक्शन रेशियो देकर। बढ़िया, नोट हो गया? देखो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये दो क्वेश्चन करते हैं बेसिक पर बेस्ड, बेसिक थोड़ा समझते हैं। जो हम लोगों ने बातचीत की डायरेक्टली उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। वही दो टाइप के, एक हमने लाइन पे दिया है और एक वेक्टर पे दिया है। पहला क्वेश्चन है, लाइन हैज डीआर लिखा है हमने शॉर्ट में, मीन्स डायरेक्शन रेशियोज। कभी कभी तुम्हें लिखा हुआ डीआर भी मिल सकता है ना, यही चीज लिखी हुई पेपर वगैरह में मिल सकती है। तो जब भी 3D का क्वेश्चन कर रहे हो डीआर लिखा हो या डीसी लिखा हो तो इट मीन्स डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। इसलिए हमने भी यूज किया ताकि तुम लोग यूज टू रहो। लाइन हैज डीआर 6 - 3 2, क्योंकि हम लोग बार बार डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन नहीं प्रोनाउंस करेंगे। हम लोग जब अब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग डायरेक्शन रेशियो को डीआर बोलेंगे और डायरेक्शन कोसाइन को डीसी बोलेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है। तो अ लाइन हैज डीआर 6 - 3 2, ये डायरेक्शन रेशियो दिया है। फाइंड डीसी, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो दिया है मतलब क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो को किससे डिनोट करते हो, स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी से। तो ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है। ऑब्वियसली हम इस तीनों को भी फर्दर मल्टीप्लाई करते चले जाएं किसी भी रियल नंबर से, तो ये क्या होगा, नए नए हमें डायरेक्शन रेशियोज मिलते जाएंगे, ठीक है ना। नए नए डायरेक्शन रेशियोज हमें मिलते जाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज का जो रेशियो होता है वो क्या होगा, वो तो सेम ही आएगा ना। तो ये तीनों जिस प्रोपोर्शन में है, इसी प्रोपोर्शन का कोई भी 3 नंबर लेंगे वो क्या होगा, एक डायरेक्शन रेशियो होगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, एक नया डायरेक्शन रेशियो, -2 से मल्टीप्लाई कर दें एक नया डायरेक्शन रेशियो, √3 से मल्टीप्लाई कर दें एक नया डायरेक्शन रेशियो, ठीक है ना। तो एनी 3 क्वांटिटीज इन द सेम प्रोपोर्शन एज द डायरेक्शन कोसाइंस आर सेड टू बी डायरेक्शन रेशियो। या एक डायरेक्शन रेशियो दिया है, एक डायरेक्शन रेशियो का ट्रिपलेट दिया है, उसी ट्रिपलेट उस ट्रिपलेट में जो तीनों टर्म्स है जिस भी प्रोपोर्शन में, उसी प्रोपोर्शन का कोई भी 3 नंबर होगा, दैट विल बी ऑल्सो वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो। बोलो सही है ना। तो ये एक डायरेक्शन रेशियो दे दिया, ये ए बी सी दे दिया हमें, दिस इज ए दिस इज बी एंड दिस इज सी। कुछ भी दिया होता, इस 3 जिस प्रोपोर्शन में ये 3 है इनकी जगह कोई भी 3 नंबर दे देता, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 12 - 6 और 4, 12 - 6 4 भी दे देता तो भी ऐसे ही। तो उस समय 12 - 6 4 देता तो हम उसको बोलते 12 इज ए -6 इज बी एंड 4 इज सी। तो फिलहाल ये ए ये बी ये सी, फाइंड डीसी बोल रहा है, डायरेक्शन कोसाइन बोल रहा है बोलने को। बताओ, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। हमने बताया था लाइन के केस में 2 आंसर होगा ना, लाइन है देखो, लाइन कह रहा है और सीधे सीधे डीसी निकालना है तो कितने आंसर आएंगे, 2 आएंगे। क्या था, ए बाई रूट तो सब में चाहिए, तो √(a² + b² c² पहले निकाल लो। a² कितना 36, b² कितना 9, 36 + 9 कितना 45 और प्लस c² यानी 4, 45 + 4 कितना 49, 49 का रूट कितना 7, तो √(a² + b² + c² कितना आ गया 7 आ गया। बस अब 7 से पहले तो तीनों डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि a/रूट b/रूट c/रूट होता है, एक ट्रिपलेट तो ये होता है। तो एक होगा 6/7 - 3/7 और
2/7। बोलो ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा एक ये वाला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा क्या है, तीनों में माइनस साइन से मल्टीप्लाई, -a/रूट माइनस b/रूट माइनस c/रूट, यही आता है, यही आया था, लिखा है लोगों ने पीछे। तो कितना, -6/7 3/7 -2/7। बोलो सही है ना। तो पहले वाले क्वेश्चन के लिए ये दो आंसर आएंगे, ये और ये। दिस टू आर द डायरेक्शन कोसाइंस, ये चाहिए। ठीक है, अब देखो सेकेंड क्वेश्चन करो खुद से। वेक्टर इंक्लाइंड एट ऑब्ट्यूज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक वेक्टर है, इस बार एक वेक्टर दिया है, तो वेक्टर के लिए अल्फा क्या होगा, फिक्स होगा ना, तो कॉस अल्फा भी फिक्स होगा, सिमिलरली कॉस बीटा भी, कॉस गामा भी। तो एक यूनिक ट्रिपलेट आएगा, एक यूनिक ट्रिपलेट आएगा। फिर दो आंसर नहीं होंगे ऐसे, क्योंकि एंगल बता दिया हमको ना, एंगल बता दिया कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो -6 -3 और 2 दिया है इस बार। तो पहले इसका भी मैं वो निकाल लो, √a² + b² + c²। ये फर्स्ट का हो गया, अब सेकेंड कर रहे हैं। तो -6 -3 और 2, इसके लिए √a² + b² + c² कितना होगा, 7 होगा। फिर से वही चीज, 36 + 9 + 4 यानी 45 + 4 49, 49 का रूट इज व्हाट, 7। तो 7 से तीनों डिवाइड होगा, तो -6/7 -3/7 2/7, या तो ये बनेगा या फिर 6/7 3/7 -2/7। इस केस में एक ही आंसर पॉसिबल होगा ना, क्योंकि बताया है कि कैसा एंगल बनना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ऑब्ट्यूज एंगल बनना है, यानी अल्फा इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। अल्फा क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, और अल्फा ऑब्ट्यूज है, यानी कॉस अल्फा विल बी नेगेटिव, कॉस अल्फा विल बी नेगेटिव। ये डायरेक्शन कोसाइंस है, ये पॉसिबल डायरेक्शन कोसाइंस है, चाहे ये या फिर ये हो रहा होगा, दो में से कोई एक आंसर होगा, बिकॉज हमें एंगल वगैरह की चर्चा कर रखी है, इसलिए वन आंसर इज ओनली पॉसिबल, आइदर दिस और दिस, एक ही आंसर होगा इन दो में से। अब यहाँ पे देखो, जहां पे cos अल्फा नेगेटिव हो गया, डायरेक्शन कोसाइंस है, मींस दिस इज cos अल्फा, दिस इज cos बीटा, दिस इज cos गामा। सिमिलरली दिस इज cos अल्फा, दिस इज cos बीटा, दिस इज cos गामा। बट cos अल्फा को नेगेटिव होना है, इसमें देखो cos अल्फा क्या है, पॉजिटिव है, इसमें cos अल्फा क्या है, नेगेटिव है। सो दिस विल बी द आंसर, दिस विल नॉट बी द आंसर। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर होगा। सही है ना। अगर एक्यूट दिया होता ऑब्ट्यूज की जगह, बोलता कि एक्यूट एंगल बना रहा है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ना, अगर बोलता पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, तब फिर उस केस में कौन क्या होता, cos अल्फा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट, यानी cos अल्फा पॉजिटिव, तो फिर ये वाला आंसर होता, ये वाला आंसर नहीं होता, ये वाला आंसर होता। बट अभी ऑब्ट्यूज दिया है, इसलिए ये आंसर होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चाहिए हमें, cos अल्फा नेगेटिव चाहिए, तो ये आंसर इसकी नेगेटिव की वजह से ये ट्रिपलेट होगा, ये वाला ट्रिपलेट नहीं लेना है। दिस वोंट बी द आंसर, दिस विल बी द आंसर। बोलिए सही है, समझ गए बात। डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालना है, समझ गए। लाइन के केस में दो आंसर्स हमें लिखने हैं, और बट वेक्टर के केस में दो आएंगे जरूर, बट पॉसिबिलिटी सिर्फ एक की होगी। अगर ये कंडीशन नहीं दी होती तो हम बोलते हैं या तो ये पॉसिबल होगा या ये पॉसिबल होगा, दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं होगा, आइदर दिस विल बी पॉसिबल और दिस विल बी पॉसिबल, है ना। बट उसमें भी फिल्टर लग गया, ऑब्ट्यूज एंगल बोल दिया, तो कंफर्म हो गया कि यही होगा, ये वाला नहीं होगा। बोलो ठीक है ना, बढ़े आगे। देखो मुझे कुछ रिजल्ट्स लिखते हैं, इनको नोट डाउन करो, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां से हम लोग बेसिक जनरेट कर रहे हैं अपना डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो से रिलेटेड, और इन चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे आगे स्ट्रेट लाइन जब शुरू होगा उस समय, और अभी इस पर बेस भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। वो क्वेश्चंस जो हम ऑलरेडी वेक्टर में करके आए हैं, वो क्वेश्चंस फिर से हम लोग उसी टाइप के क्वेश्चन, डेटा बस बदल जाएगा, वी विल ट्राई टू डू अगेन इन 3D यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो हम लोग लिखने वाले हैं। पहला पार्ट देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था, वही पॉइंट है कि कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। अभी हमने एक नहीं वेक्टर आर लिया था, फिर हमने बोला उसकी लंबाई मॉड आर होगी, तो उसका जो x के अलोंग कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, मॉड आर कॉस अल्फा, y के अलोंग कंपोनेंट आएगा मॉड आर कॉस बीटा, और z के अलोंग जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी मॉड आर कॉस गामा। अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो मॉड आर कॉस अल्फा, मॉड आर कॉस बीटा और मॉड आर कॉस गामा, ये कंपोनेंट्स हुए।
तो अगर इनके थ्रू हम वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर आर क्या लिखा जाएगा, मॉड आर कॉस अल्फा आई प्लस मॉड आर कॉस बीटा जे प्लस मॉड आर कॉस गामा के, ये लिखा जाएगा। तो इस पॉइंट को देखो, हमने क्या लिखा है कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या कहलाएंगे, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। इस वेक्टर के ये कंपोनेंट्स मॉड आर कॉस अल्फा, मॉड आर कॉस बीटा, मॉड आर कॉस गामा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था कि मॉड आर कॉस अल्फा, मॉड आर कॉस बीटा और मॉड आर कॉस गामा, ये तीनों टर्म्स मॉड आर कॉस अल्फा, मॉड आर कॉस बीटा, मॉड आर कॉस गामा, दीज थ्री आर डायरेक्शन रेशियोज। क्योंकि कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा क्या है, डीसी है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और उन्हीं को हमने एक पर्टिकुलर रियल नंबर मॉड आर से मल्टीप्लाई किया। तो अब ये जो तीन नंबर बने, मॉड आर कॉस अल्फा, मॉड आर कॉस बीटा, मॉड आर कॉस गामा, ये are in the same proportion as cos alpha, cos beta, cos gamma, इसलिए they will be said to be one of the direction ratios। ठीक है, और एक्चुअल में मॉड आर कॉस अल्फा आई प्लस मॉड आर कॉस बीटा जे प्लस मॉड आर कॉस गामा के क्या बना रहे हैं, वेक्टर आर बना रहे हैं। तो इन तीनों को हम क्या बोलेंगे, दे आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर आर। तो वेक्टर आर के जो भी हमें कंपोनेंट्स हैं, तो आरएचएस में जब भी हमें आई, जे और के दिखाई देगा, जब भी हमें कंपोनेंट हम लेंगे वेक्टर्स के, so those three components will always form the one of the direction ratios for the given vector। समझ रहे हो बात, मतलब अगर हमें कहीं पर दिया है 3i प्लस 6j माइनस 2k, मान लो एक वेक्टर दिया है 3i प्लस 6j माइनस 2k, ये एक वेक्टर है, हमसे बोले कि इसका एक डायरेक्शन रेशियो बताओ जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, सीधे सीधे दिख रहा है, तो क्या बोलेंगे 3, 6 और -2। 3, 6 और -2 will be one of the dr for this vector, क्योंकि ये काम करेगा मॉड आर कॉस अल्फा का, प्लस 6 काम करेगा मॉड आर कॉस बीटा का, और -2 काम करेगा मॉड आर कॉस गामा का। ठीक है ना, और मॉड आर कॉस अल्फा, मॉड आर कॉस बीटा, मॉड आर कॉस गामा क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इस पूरे वेक्टर के, वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। इनफाइनाइट होगा ट्रिपलेट, उसमें से एक ये भी होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन रेशियोज तो इनफाइनाइट होंगे, पर उनमें से एक ट्रिपलेट ये भी होगा, मतलब 3, 6 और -2 भी एक ट्रिपलेट होगा। अब इस तीन को तुम मल्टीप्लाई करते जाओ नए नए नंबर से, नया नया dr पाते जाओ। ठीक है, अब अगर कोई हमसे डीसी पूछ ले, डायरेक्शन कोसाइन पूछ ले, तो अभी हमने बात की कि dr से डीसी कैसे निकालते हैं। This is A, this is B, this is C. This is A, this is B, this is C. DC निकाल सकते हैं, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के रूट, यानी 7 आएगा इसका रूट ओवर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आएगा, 7 आएगा, 7 से डिवाइड। ठीक है ना, ठीक है, कि वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कोई भी वेक्टर दिया उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स मिलकर एक डायरेक्शन रेशियो का ट्रिपलेट हमें देते हैं। तो 3i प्लस 6j माइनस 2k में 3, 6 और -2, इट इज वन ऑफ द ट्रिपलेट्स ऑफ डायरेक्शन रेशियो। जो भी इस वेक्टर के इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स लिख सकते हैं, उनमें से एक ये भी है। ठीक है ना, तो हो गई बात, ये वाला काम हो गया अपना, पहला वाला पॉइंट लिख लिया। चलो दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहे हैं कि अगर हम दो पॉइंट दिए हुए हैं हमें x1 y1 z1 और x2 y2 z2, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसका dr ये होता है। ये दो पॉइंट है x1 y1 z1 और x2 y2 z2, मतलब ये दिस इज लेट्स से x1 y1 z1 पॉइंट A मान लेते हैं, और दिस इज पॉइंट B x2 y2 z2। बोलो ठीक है, यहां तक सही। इस पॉइंट के हिसाब से इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी, तो लाइन तो पूरी आगे ये पूरी ही होगी, लाइन का तो कोई एंड है नहीं, ये पूरी लाइन ही जा रही है। इस लाइन का जो dr होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा इस पूरी लाइन का, वो ये कह रहा है x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z2। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो a और b है ना, एक वेक्टर लिख डालो, ए बी वेक्टर। बोलो ए बी वेक्टर लिख सकते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, x1i प्लस y1j प्लस z1k। बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा,
x2i प्लस y2j प्लस z2k। तो ए बी वेक्टर क्या बनेगा, बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, यानी x2i, आई में से आई पहले घटाते हैं, x2i माइनस x1i, तो x2 माइनस x1i क्या बनेगा, ए बी वेक्टर, प्लस फिर सिमिलरली j कितना आएगा, b का पोजीशन माइनस a का, यानी y2 माइनस y1j आएगा। बोलो ठीक है। और सिमिलरली z2 माइनस z1k आएगा। बोलो यार सही है। तो देखो कौन सा वेक्टर तैयार हुआ, ये वाला वेक्टर तैयार हुआ। और किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो एक डायरेक्शन रेशियो होता है। किसी वेक्टर का जो कंपोनेंट होता है वो एक डायरेक्शन रेशियो होता है, इसलिए इन दोनों का जो डायरेक्शन रेशियो आया ये आया। ये कंपोनेंट ही तो हो ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बोलो सही है। तो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 ही यहाँ पर कंपोनेंट है। और हमने ऊपर वाला पॉइंट लिखा है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर आर वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज। तो जो इसके कंपोनेंट आए ये आए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, यही बात लिखी है। ठीक है ना। तो ये डायरेक्शन रेशियो जो लिखा है ना, ये वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियो है। इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स होंगे, इन दोनों पॉइंट को मिलाने पे जो लाइन बनेगी, तो लाइन दिख रही है, इनफाइनाइट ट्रिपलेट्स होंगे। इन्हीं को मल्टीप्लाई करते जाओ, इन तीनों को नए नए रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाओ, नया नया ट्रिपलेट बनता जाएगा। वो सारे क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं। पर झटपट वाला डायरेक्शन रेशियो, जो फटाक से निकालने वाला डायरेक्शन रेशियो है, वही है। क्योंकि जब आगे हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, तो हमें 2 पॉइंट दिए होंगे और हमें उन पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का डायरेक्शन रेशियो चाहिए होगा। ठीक है। तो हमारा जितने भी आने वाले समय के क्वेश्चंस होंगे, हमारा डायरेक्शन रेशियो जब भी निकालना होगा, हमें एक ट्रिपलेट से हमारा काम हो जाएगा। वी नीड ओनली 1 ट्रिपलेट टू वर्क ऑन द क्वेश्चन। हमें सिर्फ एक ट्रिपलेट की जरूरत होगी। तो हम खामखा क्यों फालतू में टाइम बर्बाद करें नए नए ट्रिपलेट्स लिखने में। हमें जो झटपट वाला ट्रिपलेट मिल रहा है वो सीधे यही मिल रहा है ना, सीधे सीधे कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 हो गया, खत्म, डायरेक्शन रेशियो आ गया लाइन का। बोलो ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ये पहली बात हो गई कि किसी भी वेक्टर के कंपोनेंट जो होते हैं वो वन ऑफ द ट्रिपलेट्स होते हैं डायरेक्शन रेशियो के। और डायरेक्शन रेशियो अगर हमें किसी लाइन का निकालना है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, तो सीधे सीधे क्या कर दो, कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस ले लो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। जो 3 डेटा तैयार होगा, दैट इज वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज का ट्रिपलेट। ठीक है। अब देखो, पैरेलल वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन कोसाइंस एंड सेम डायरेक्शन रेशियोज। मानते हो? अगर 2 वेक्टर्स मान लो पैरेलल है ना, सेम डायरेक्शन में अगर वेक्टर्स हैं दोनों, तो उनका दोनों वेक्टर्स का अल्फा क्या होगा, सेम होगा। तो एल की वैल्यू दोनों के लिए क्या आएगी, सेम आएगी कि नहीं आएगी। दोनों वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो एक्स एक्सिस के साथ दोनों ही सेम एंगल बनाएंगे, वाई एक्सिस के साथ भी दोनों ही क्या बनाएंगे, सेम एंगल बनाएंगे। ठीक है। मान लो ये वेक्टर 1 है, ये वेक्टर 2 है, तो वेक्टर 1 का डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। वेक्टर 2 का डायरेक्शन कोसाइन क्या आएगा, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। वेक्टर 1 का भी वही आएगा, वेक्टर 2 का भी वही आएगा। तो जब हम इस 3 क्वांटिटी से जितने भी ट्रिपलेट्स बनाएंगे, किसके लिए, डायरेक्शन रेशियोज के लिए, इस 3 क्वांटिटी से भी तो वही ट्रिपलेट्स जनरेट होंगे। मतलब जितने भी डायरेक्शन रेशियोज यहां पर आएंगे, सारे के सारे डायरेक्शन रेशियोज यहां पर भी आएंगे। मींस यहां से बनने वाले सारे डायरेक्शन रेशियोज और यहां से बनने वाले सारे डायरेक्शन रेशियोज ऑल आर सेम। ठीक है ना। तो जो पैरेलल वेक्टर्स होंगे उनके डायरेक्शन कोसाइंस भी सेम होंगे और डायरेक्शन रेशियोज भी क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है। डायरेक्शन कोसाइंस विल बी सेम as well as direction ratios will be same in case of parallel vectors। ठीक है। तो इस बात को लिख लो कि पैरेलल वेक्टर्स के केस में we have same direction cosines as well as same direction ratios। सेम डायरेक्शन रेशियोज का मतलब समझ गए हो ना, कि सारे के सारे ट्रिपलेट्स जो यहां बनेंगे वही सारे ट्रिपलेट्स यहां बनेंगे। ठीक है। सारे के सारे ट्रिपलेट्स विल बी द कॉपी पेस्ट, चाहे यहां देख लो चाहे यहां देख लो। बोलो बढ़े आगे, देखो आगे बढ़ते।
अगला पॉइंट लिखो बच्चों कि अगर वेक्टर आर का हमें मैग्नीट्यूड पता हो, कोई वेक्टर आर हमें निकालना है, हमें वेक्टर आर की लंबाई दी हुई है, ठीक है ना, लेंथ पता है और डायरेक्शन रेशियो पता है। डायरेक्शन रेशियो क्या क्या है, ए है, बी है, सी है, तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर की लंबाई पता है और वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो पता है। अगर डायरेक्शन कोसाइन पता होता तो हम लोग जानते ही हैं, वेक्टर का अगर डायरेक्शन कोसाइन पता होता तो वेक्टर आर कैसे लिखते, लेंथ तो पता ही है, तो मॉड आर कॉस अल्फा आई प्लस मॉड आर कॉस बीटा जे, बोलो सही है ना। ये कंपोनेंट हो जाता x के अलोंग, ये कंपोनेंट हो जाता y के अलोंग और प्लस ये कंपोनेंट अब लिख रहे हैं z के अलोंग, मॉड आर कॉस गामा के, ये होता अगर डायरेक्शन कोसाइंस पता होता। ठीक है, तो वेक्टर आर बराबर यहां से कितना, मॉड आर कॉमन कर लो, कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे और प्लस कितना, कॉस गामा के। उस केस में वेक्टर ऐसे लिखा जाता, अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन और लेंथ पता होती तो लेंथ बाहर रख देते और कॉस अल्फा डायरेक्शन कोसाइंस के पार्ट यहाँ रख देते, तो कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, ये बन जाता। बट हमें कोसाइंस नहीं दिया, हमें क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो दिया एबीसी। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा कि एबीसी से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं। कॉस अल्फा की जगह क्या आता है, कॉस बीटा की जगह क्या आता है और कॉस गामा की जगह क्या आता है। ठीक है, तो एबीसी से हम कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालते, ट्रिपलेट बनेगा दो, पर चूंकि वेक्टर है तो दो में से कौन सा होगा बिना और किसी एक्स्ट्रा कंडीशन के हम नहीं बता सकते, बट दो में से एक ही आंसर होगा, आइदर पहला और दूसरा। एग्जैक्ट कौन सा होगा उसके लिए क्वेश्चन में अलग से कंडीशन देगा। बात समझ रहे हो, जैसे हमने एग्जांपल भी किया था जो dr से तुमसे dc निकलवाया था, लाइन के लिए भी और वेक्टर के लिए भी, बट वेक्टर में हमने ऑब्ट्यूज एंगल और एक्यूट एंगल की कंडीशन दी थी, तो पता चल गया कि दो में से कौन सा लेना है। वैसे पॉसिबिलिटी तो दो बनेगी क्योंकि dr दिया है abc, तो dr से जो dc का ट्रिपलेट आएगा वो दो ट्रिपलेट आएगा, एक बार सब में प्लस प्लस आएगा, a बाई रूट, b बाई रूट, c बाई रूट, तीनों में प्लस साइन बाहर लगेगा, और एक में माइनस a बाई रूट, माइनस b बाई रूट, माइनस c बाई रूट। समझ रहे हो, ये बातें हम लोग ऑलरेडी की है ना। तो वेक्टर r की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, मॉड r, एक बार कॉस अल्फा की जगह a बाई रूट, रूट का मतलब रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, कॉस अल्फा अभी हम लोगों ने पीछे निकाला है, आई होप रिमेम्बर है ना। तो ये प्लस कॉस बीटा की जगह b बाई रूट j प्लस c बाई रूट k। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू रख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ dr जो आएगी, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा के दो ट्रिपलेट आएंगे, एक बार प्लस a बाई रूट प्लस b बाई रूट प्लस c बाई रूट, और दूसरी बार यहाँ पे क्या आएगा, माइनस a माइनस b या माइनस c। इसीलिए वो ओवरऑल जो प्लस माइनस दो ट्रिपलेट आ रहे थे वो प्लस माइनस हमने दोनों क्या कर लिया, बाहर रख लिया। सही है ना, तो यहाँ पर जो दो एक बार प्लस के साथ मिलेगा और एक बार तीनों में माइनस आएगा, वो एक बार प्लस यहाँ पे रख के एक पॉसिबिलिटी बनेगी वेक्टर आर की जब बाहर हम प्लस रखेंगे तब, और एक पॉसिबिलिटी बनेगी जब हम यहाँ पे बाहर क्या रखेंगे, माइनस रखेंगे। एक ही बार में दोनों आंसर नहीं होगा, या तो प्लस वाला होगा चाहे माइनस वाला होगा। ठीक है, तो या तो प्लस वाला लिया जाएगा या माइनस वाला लिया जाएगा। अब कौन सा होगा उसके लिए क्वेश्चन में एक्स्ट्रा कंडीशन देगा, उससे ही डिसाइड हो पाएगा कि वी हैव टू टेक प्लस बाहर या वी हैव टू टेक माइनस बाहर। ठीक है ना, तो इस बात को नोट कर लो, ये हो गया अपना रिजल्ट, यही चीज ऊपर लिखी है हमने। बोलो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। ये सब चीजें ध्यान रखना, सिंपल है बट याद होनी चाहिए, नहीं तो गड़बड़ आएगा फिर। और बहुत सिंपल है, याद होगी तो 3D में इतना अच्छा लगेगा कि क्वेश्चंस कोई रुकेगा नहीं। बोलो बढ़े आगे। मुझे एक आगे बढ़ने से पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर मेकिंग अल्फा बीटा गामा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। वो यूनिट वेक्टर बताना है, मतलब वो वेक्टर जिसकी लंबाई 1 यूनिट हो और अल्फा एंगल बनाता हो, बीटा एंगल और गामा एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा गामा का फॉर्मेशन करता है।
अभी हम लोगों ने पहले बात की कि वेक्टर तो हम लोग जानते ही हैं बनाना, पहले से ही जानते हैं। बाकी बातचीत जो यूज करेंगे वो हम लोगों ने पहले कर रखी है कि वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालने हम x के अलोंग, y के अलोंग, z के अलोंग। तो वेक्टर की लंबाई कितनी है? 1 है। यूनिट वेक्टर बनाना है यानी मॉड r कितना होगा? 1 होगा। तो 1 का कॉस अल्फा x के अलोंग कंपोनेंट होगा ना, x एक्सिस के साथ कितना एंगल? अल्फा है। तो x के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? मॉड r कॉस अल्फा आएगा। तो वेक्टर r बराबर क्या लिखोगे? मॉड r कॉस अल्फा। मॉड r कितना है? यूनिट वेक्टर है तो 1 होगा, यानी सीधे सीधे कितना? कॉस अल्फा i प्लस y के अलोंग कंपोनेंट मॉड r कॉस बीटा। मॉड r कितना है? 1, यानी कॉस बीटा j। सिमिलरली कितना? कॉस गामा k। बोलो सही है ना? k के z के अलोंग कंपोनेंट कितना आएगा? मॉड r कॉस गामा। मॉड r कितना है? 1 है, यानी 1 इंटू कॉस गामा, यानी कॉस गामा k। अब ध्यान से देखो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा क्या है? They are actually the direction cosines. Cos alpha, cos beta, cos gamma are actually the direction cosines L, M and N. सही है? इससे क्या कंक्लूड करते हैं हम कि अगर हमें किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता हो तो उस डायरेक्शन कोसाइन से जो हम वेक्टर बनाते हैं दैट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। बोलो समझ में आई बात? हमने इसको एज अ क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है कि हमें फाइंड द यूनिट वेक्टर जो अल्फा बीटा गामा एंगल बनाता है कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। तो यूनिट वेक्टर है, मॉड r 1 होगा तो कंपोनेंट्स आएंगे मॉड r cos अल्फा यानी 1 cos अल्फा यानी cos अल्फा, सिमिलरली cos बीटा एंड cos गामा। तो वेक्टर तैयार होगा cos अल्फा i प्लस cos बीटा j प्लस cos गामा k। But cos alpha, cos beta, cos gamma are nothing but direction cosines L, M and N. इसका मतलब जो वेक्टर तैयार हुआ वेक्टर r बराबर कितना? Li प्लस mj प्लस nk। A1 what does it mean? ये दिख रहा है डायरेक्शन कोसाइंस, ये है ना L, M और N। तो हमने क्या किया है? बस सीधे सीधे डायरेक्शन कोसाइन अगर उठा के हम रख दें cos अल्फा i के साथ, cos बीटा j के साथ और cos गामा k के साथ, तो जो वेक्टर बनता है दैट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये बात ध्यान रहेगी कि अगर हमें किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता है और हमें उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए, कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे डायरेक्शन कोसाइंस को यूज करके वेक्टर बना दो, दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। ठीक है ना? यूनिट वेक्टर निकालना था। देखो अब इसकी मॉड वैल्यू तुम निकाल के भी देखो, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। तो रूट 1 कितना होगा? 1 होगा। समझ में आई बात? ध्यान रहेगी कि अगर हमें किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पता है और हमें उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए तो कोई मेहनत नहीं करनी है, सीधे सीधे डायरेक्शन कोसाइन को आई जे के का क्या बना दो? कंपोनेंट बना दो, और जो वेक्टर आ गया वही क्या है? उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर है। बोलो ठीक है? तो ये आ गई बात, दिस इज द यूनिट वेक्टर जिसके डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है या जिसका एंगल हमें पता है कि वो वेक्टर कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ। ठीक है ना? अब हम इस बात को आगे की प्रॉपर्टीज में यूज करेंगे, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है ना? कि यूनिट वेक्टर निकालने का सबसे आसान तरीका, अगर डायरेक्शन कोसाइन पता है, कुछ नहीं करना, सीधे सीधे कोसाइन वाले पार्ट्स को उठा के क्या बना दो? कंपोनेंट बना दो। अब जो वेक्टर तैयार होगा दैट विल बी द यूनिट वेक्टर। बोलो ठीक? बढ़े आगे? देखो आगे की कुछ बातें लिखते हैं। ये जो चीज हमने समझी अब इसको अप्लाई करेंगे, है ना? देखो आगे की बातें लिख रहे हैं। हमें 2 लाइन दी हो या 2 वेक्टर दिए हो, कुछ भी हो, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन पता है। एक का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है और एक का डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 N2 है। ठीक है, चाहे 2 लाइन हो चाहे 2 वेक्टर हो, कुछ भी हो। ठीक है, हमें दोनों का डायरेक्शन कोसाइन पता है, हमें इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए। वी नीड टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। वो 2 लाइन या 2 वेक्टर जिनका डायरेक्शन कोसाइंस पता है L1 M1 N1 L2 M2 N2, तो वी नीड टू फाइंड एंगल बिटवीन देम।
ठीक है, अब सुनो, हम इतनी बड़ी बड़ी दो लाइंस लें, उनके बीच का एंगल निकालें, या इस लाइन को छोटा कर देते हैं, इस लाइन को छोटा कर दिए और इस लाइन को भी छोटा कर दिए, अब एंगल निकालें, क्या एंगल में फर्क आएगा या सेम एंगल आएगा? बड़ी बड़ी दो लाइंस रखें या बड़े बड़े दो वेक्टर्स रखें, और या फिर वेक्टर्स को क्या कर दें, दोनों को छोटा कर दें, या लाइंस को दोनों को छोटा कर दें, क्या एंगल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करें कि इसके अलोंग भी एक यूनिट वेक्टर बना लें और इसके अलोंग भी एक यूनिट वेक्टर बना लें, बस 1 यूनिट लंबाई रखते हैं, इसकी भी और इसकी भी। तुम्हारा जितना मन करे, तुम्हें 100 यूनिट रखनी है 100 यूनिट रखो, पहले यूनिट वेक्टर बना लो और यूनिट वेक्टर बना के 100 से गुणा कर दो, हो गया 100 यूनिट लंबा। बट हम इसीलिए हमने तुम्हें यहाँ पे समझाया कि चाहे लंबी लंबी दो लाइन रखो या छोटे छोटे दो टुकड़े रखो, क्या फर्क पड़ेगा, एंगल तो सेम आएगा ना। तो इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर बना लेते हैं और इसके अलोंग भी यूनिट वेक्टर बना लेते हैं, ठीक है। तो एक वेक्टर इससे लिखते हैं, अभी हमने बात की कि अगर ये L1 M1 N1 क्या डायरेक्शन कोसाइंस है ना, तो इनके सीधे सीधे कंपोनेंट जो होंगे, इनके जो तीनों जो डेटा है इसको कंपोनेंट बना दो, तो जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, यूनिट वेक्टर होगा। तो एक इसको यूज करके वेक्टर बनाते हैं, तो वेक्टर R बराबर कितना, L1I प्लस M1J प्लस कितना, N1K। बोलो सही है, ये कॉस अल्फा का काम कर रहा है, ये कॉस बीटा का, ये कॉस गामा का, ठीक है। इसके अलावा भी यूनिट वेक्टर बनाते हैं, दूसरा वेक्टर मान लो ये R1 वेक्टर हो गया, या R2 वेक्टर बनाते हैं, L2 M2 N2, तो L2I प्लस M2J प्लस N2K। बोलो सही है। अब वेक्टर्स में पढ़ के आए हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो हमें इन दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर मिल जाएगा, तो वो दो लाइंस या वो दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन कोसाइंस ये और ये हैं, उनके बीच का एंगल मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालें, डॉट प्रोडक्ट से। तो R1 डॉट R2, R1 डॉट R2 इज इक्वल टू मॉड R1 मॉड R2 कितना, कॉस थीटा। बोलो सही है। मॉड R1 कितना, यूनिट वेक्टर है 1 होगा, मॉड R2 कितना, यूनिट वेक्टर है 1 होगा, तो सीधे सीधे कॉस थीटा कितना होगा, R1 डॉट R2 होगा। इसका मतलब कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या है, R1 और R2 के बीच का एंगल, मतलब वो दो लाइंस या वो दो वेक्टर्स जिनके डायरेक्शन कोसाइंस पता है, उनके बीच का एंगल थीटा है। तो कॉस थीटा विल भी कितना, R1 डॉट R2 होगा, सीधे सीधे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो I डॉट I L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, ठीक है। जनरली हमसे लाइंस वगैरह के बीच का एंगल पूछेगा, क्योंकि वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछना होगा तो वेक्टर में पूछेगा। ये सब हम लोग वेक्टर से सीखते हैं, किसके लिए, लाइंस के लिए। दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट ऑफ वेक्टर। ये देख रहे हो, वेक्टर को यूज कर रहे हैं टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। अब ये जो RHS है ना, ये पॉजिटिव भी आ सकता है और नेगेटिव भी आ सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव में फर्क क्या होगा कि जैसे मान लो लेट्स से कि कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, सपोज -½ आ गई, कॉस थीटा की वैल्यू -½ आ गई, सॉल्व करके मान लेते हैं। तो -½ का मतलब अब दो लाइंस के बीच का एंगल है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये एंगल अगर एक्यूट है तो ये वाला ऑब्ट्यूज है ना, ये वाला ऑब्ट्यूज है, तो यहां से हमें थीटा क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज मिलेगा। अगर -½ के लिए काम करेंगे तो हमें थीटा क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूज मिलेगा, कितना, 120 डिग्री मिलेगा थीटा। cos थीटा बराबर मान लो अगर ये सॉल्व होकर -½ आ गया तो थीटा कितना आएगा, 120 डिग्री बोलोगे। अब तुम्हारी इच्छा है यार, दो लाइन के बीच का एंगल अगर 120 है तो 60 भी तो है, तो हो सकता है चार ऑप्शंस में से 120 कहीं ना लिखा हो, 30, 45, 60, 90 ऐसे लिखा हो, तो 120 है तो 60 भी है, समझ रहे हो बात। तो ये राइट साइड कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। बट जनरली हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं।
ठीक है, तो cos थीटा अगर हमारा -½ आ गया तो हम इसके बेसिस पे बोलेंगे तो हम कितना बोलेंगे, 120 डिग्री बोलेंगे। और 120 अगर दो लाइंस के बीच का, इफ दिस एंगल इज 120, तो ये जो सप्लीमेंट्री वाला बचा ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा, नहीं होगा? ठीक है ना, बाकी फॉर्मूला हमें यही अप्लाई करना है। अगर कोई भी दो लाइन दी हो, दो लाइन का अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन पता है, तो बस सीधे सीधे L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2, ठीक है, ये हमें सीधे सीधे क्या देगा, कॉस थीटा दे देगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस। प्लस माइनस का चक्कर सिर्फ यही है कि हम एक्यूट वाला लेंगे या ऑब्ट्यूज वाला लेंगे, प्लस माइनस का चक्कर ही है, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव आ रहा है, ऑब्ट्यूज लेंगे तो नेगेटिव लेंगे, एक्यूट बोलेंगे तो वो चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना। वही हमने समझाया, जैसे मान लो ये चीज सॉल्व करके -½ आई, तो cos थीटा इक्वल टू -½ के नजरिए से तो हम उसको 120 बोलेंगे, पर दो लाइन है, दो लाइन के बीच में अगर 120 डिग्री है तो 60 डिग्री भी तो है, तो हो सकता है ऑप्शन में 120 ना हो, ऑप्शन में 30 डिग्री हो, 45 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, चार ऑप्शंस, बट चारों में 120 कहीं नहीं। तो 120 हमने किया जरूर सॉल्व करके, पर कॉमन सेंस अपना बचपन से देख रहे हैं, दो लाइंस का इंटरसेक्शन, दो एंगल्स, अगर दो लाइन के बीच में 120 डिग्री है तो 60 डिग्री भी एंगल है, तो 120 बोलना भी सही है, 60 बोलना भी सही है, बोलो ठीक है ना। तो ये बात समझ में आई कि अगर हमें दो लाइंस का डायरेक्शन कोसाइंस दिया हुआ है, देन हाउ टू फाइंड द एंगल बिटवीन देम। तो दोनों लाइंस की हेल्प से हम दोनों के अलॉन्ग क्या बना लेंगे, दोनों डीसी की हेल्प से यूनिट वेक्टर बना लेंगे, और अब वेक्टर वाला कॉन्सेप्ट यूज कर देंगे, डॉट प्रोडक्ट वाला। सो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू लाइंस, जिसकी डायरेक्शन कोसाइंस हमको पता है, बोलो सही है। अच्छा अब देखो, मान लो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन ना पता हो के डायरेक्शन रेशियो पता हो, तो क्या फर्क पड़ेगा। मान लो दो लाइंस का हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, ये पता है, A1 B1 C1 और A2 B2 C2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कैलकुलेट किए है ना, और हम लोगों ने आज ही बात की है कि हाउ टू फाइंड, हमें डायरेक्शन रेशियो पता है, बट इस फॉर्मूले में क्या है, डायरेक्शन कोसाइन है, L1 M1 N1 और L2 M2 N2, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं, यहां पे L1 की जगह क्या आ जाएगा बताओ, cos थीटा बराबर L1 की जगह A1 बाई इसका रूट, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हो, वो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखा था, तो A1 बाई रूट के अंदर यहाँ पे क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर होगा ना, बोलो ठीक है। और फिर ये L1 की जगह हो गया, L2 की जगह क्या होगा, L2 की जगह यहां से मिलेगा ना, दिस इज सेकेंड सेट, दिस इज फर्स्ट सेट, यहां से हमें मिलेगा क्या क्या, L1 M1 और N1, और यहां से क्या मिलेगा, L2 M2 और N2, सही है। यहां से L1 M1 N1, यहां से L2 M2 N2, तो ये हमने L1 निकाल लिया। अब बगल में L2 चाहिए, तो L2 मल्टीप्लाइड बाई L2 इससे मिलेगा, तो A2 यूज होगा ना ऊपर, A2 बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, बोलो ठीक है। ये L1 L2 हो गया, प्लस M1 M2 M1 B1 बाई नीचे ये वाला रूट होगा, मतलब ये वाला रूट आएगा B1 के नीचे, तो क्वांटिटी नहीं लिख रहे, ये वाला रूट है इस B1 के नीचे, मल्टीप्लाइड बाई M2 किससे मिलेगा, B2 से, तो B2 बाई B2 के नीचे इस पूरे का रूट, यानी ये वाला रूट। एक मिनट, सॉरी यार, सॉरी, यहाँ पे हमने गलती कर दी ना, A1 के नीचे इसका रूट आएगा और A2 के नीचे इसका रूट आएगा, तो यहाँ पे A2 होगा, यहाँ पे B2 होगा, यहाँ पे C2 होगा। अब सही है ना, अब तो गलत नहीं है। उसी तरह M1 M2 चाहिए था, तो M1 मिला B1 से, B1 बाई रूट, तो B1 बाई रूट हो गया ये वाला रूट। फिर M2 चाहिए था, M2 मिलेगा B2 से, तो B2 बाई इसका रूट, तो B2 ऊपर इसका रूट यानी ये वाला टर्म, तो ये वाला रूट भी हम लिख नहीं रहे,
मतलब ये रूट भी यहाँ पे आएगा और ये रूट भी यहाँ पर आएगा, तो दोनों टर्म का डिनोमिनेटर क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ये दोनों रूट यहाँ पर है, तो दोनों, इसका भी डिनोमिनेटर पूरा और इसका भी डिनोमिनेटर पूरा क्या है, सेम है। प्लस n1 n2, तो n1 के लिए देखो n1 c1 से मिलेगा, तो c1 बाई इसका रूट मल्टीप्लाइड बाई n2 c2 से मिलेगा, तो c2 बाई इसका रूट, मतलब ये वाला रूट आएगा। यहाँ पर ये वाला रूट है, यहाँ पर ये वाला रूट है, तो इसमें भी ये दोनों रूट आ गए। तो फाइनली क्या हुआ, तीनों जगह डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम हो गया ना, तीनों जगह डिनोमिनेटर सेम हो गया। तुम अपने नोट्स में पूरा पूरा लिखोगे, है ना। नाउ कॉस थीटा, डिनोमिनेटर तीनों का सेम हो गया यार, तो डिनोमिनेटर फाइनली हम एक बार लिख रहे हैं क्योंकि तीनों में एक ही बार आएगा। एलसीएम लेने के बाद क्या बनेगा, तीनों में एक ही चीज आई है, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर का रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, और कितना a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। बोलो सही। फिर से वही बात, ये क्वांटिटी भी नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी पॉजिटिव। वही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर वही है कि नेगेटिव देखोगे तो ऑब्ट्यूज लेना पड़ेगा, और अगर पॉजिटिव देखोगे तो एक्यूट लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। पर हमने जो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखा ना, हम उसको प्रेफर करेंगे। इस लंबे चौड़े फॉर्मूले को हम प्रेफर नहीं करेंगे याद करने के लिए, क्योंकि वो बड़ा आसान सा था। cos थीटा बराबर L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2, सही है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। उसमें हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए। तो अगर हमें डायरेक्शन रेशियो दिया होगा दो लाइंस का, एक ये और एक ये, तो हम पहले ही बाहर डायरेक्शन कोसाइन कैलकुलेट कर लेंगे ना। हम क्यों इस फॉर्मूले में लंबा चौड़ा फिर रखने चले। ठीक है, याद करना है बिल्कुल कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है। ये भी इजी टू रिमेम्बर है, आराम से याद हो जाता है ये भी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट तुम्हारे पास हमने दोनों ऑप्शन दिए कि तुम्हारा अगर मन करे तो डायरेक्टली a1 b1 c1 a2 b2 c2 को इस फॉर्मूले पे ला कर रखो। अदरवाइज क्या कर सकते हो, जो दो लाइंस दी हैं, डायरेक्शन रेशियोज दिया है उनका, पहले बाहर दोनों का डीसी कैलकुलेट कर लो। डायरेक्शन कोसाइन पहले ही बाहर दोनों का कैलकुलेट कर लो, इसका भी और इसका भी। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन कोसाइन जो है कैलकुलेट कर लो, इसका भी और इसका भी। दो आएंगे, ठीक है, दो आएंगे, प्लस साइन के साथ भी आएगा और माइनस के साथ भी आएगा। इसमें भी दो आएगा, प्लस के साथ भी आएगा और माइनस के साथ भी आएगा। याद है ना, डायरेक्शन रेशियो से डायरेक्शन कोसाइन दो तरह के आते हैं। इसमें ओवरऑल प्लस बाहर लगा के और ओवरऑल माइनस बाहर लगा के, इसमें भी ओवरऑल प्लस बाहर लगा के, ओवरऑल माइनस बाहर लगा के। दो तरह के डायरेक्शन कोसाइन इसमें भी और इसमें भी आएंगे। तुम्हारी जो इच्छा हो वो वाला डायरेक्शन कोसाइन यहाँ से लेना। आउट ऑफ, यहाँ पे दो आएंगे, उनमें से कोई एक ले लेना। यहाँ पर दो आएंगे, उनमें से कोई एक ले लेना। ठीक है, और फिर यहाँ पर फिर सीधे उस फॉर्मूले पे पुट कर देना L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। बोलो यार सही है। चीज़ें एकदम रिकॉल करते रहो, रिवाइज करो। ठीक है, इसीलिए अभी हम अब जो है इस पे अब क्वेश्चंस बहुत आराम से हम लोग करेंगे, एक एक बातें यूज़ करके। बट जितनी बात हमने कही है ना, ये तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी, कोई डाउट होगा, कोई परेशानी होगी, कोई समस्या होगी, जस्ट पूछोगे, है ना। पेंडिंग मत रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 3D भी। जेई में क्वेश्चन आता ही आता है, निश्चित आता है ना। इसलिए इसको डाउट में मत रखना बिल्कुल भी कि कर लेंगे। जो दिक्कत हो भी पूछोगे, ठीक है। तो जितनी बातें हमने अभी तक की हैं, इनको एकदम पूरा नोट्स रिवाइज कर लोगे। सारे बातें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो भी आज हुई हैं हम लोगों की। सेक्शन फॉर्मूला तक हम लोग लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, और ये सारी बातें हम लोग आज डायरेक्शन रेशियो और उससे रिलेटेड बातें आज किए हैं। ये सारी बातें हम लोग रिकॉल कर लें, सारी बातें रिवाइज कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग क्वेश्चंस कर रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो कोई समस्या नहीं होगी, बहुत आराम से क्वेश्चन समझोगे।
ठीक है ना, और खुद भी करोगे। तो चीज़ें एकदम रिवाइज रखना, नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले ये सारे बातें दिमाग में होनी चाहिए, देन बहुत कंफर्टेबल रहोगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। बाकी बातें फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।